नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर दूसरे भारतीय घर से जुड़ा हुआ है, डायबिटीज। एक आंकड़ा सुनिए कि आज भारत में करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे लोगों की शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहती। यानी दवाइयां चल रही हैं, डाइट की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी HbA1c नीचे नहीं आ रहा। डायबिटीज को लोग अक्सर सिर्फ शुगर समझ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि ये बीमारी धीरे धीरे दिल, किडनी, आंखों, नसों और पूरे शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। इसी बीच मेडिकल साइंस में एक ऐसा विकल्प सामने आया है जिसे कहा जाता है मेटाबॉलिक सर्जरी, और दावा यह है कि सही मरीजों में ये सर्जरी डायबिटीज को बहुत हद तक कंट्रोल करती है, कई मामलों में ऑफ कर सकती है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन से एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पर मेटाबॉलिक सर्जरी के क्षेत्र में देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉक्टर मंजुनाथ पॉल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हम डॉक्टर मंजुनाथ पॉल से सीधी बात करेंगे, आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और वही सवाल होंगे जो आम लोग अक्सर पूछते हैं, और ये जानेंगे समझेंगे कि आखिर इस मेटाबॉलिक सर्जरी को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, क्यों डायबिटीज़ के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। तो डॉक्टर पॉल, सबसे पहले बेसिक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि इतनी गंभीरता क्यों बढ़ रही है, खासकर भारत में हम देखें तो डायबिटीज़ के कैपिटल हम कहे जा रहे हैं और लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या साइलेंट एपिडेमिक हो गया है ये भारत में अब? अनियंत्रित डायबिटीज़ और डायबिटीज़ एक दो एपिडेमिक्स है जो हम अभी देख रहे हैं। अगर हम लगभग 20 साल के पहले भी जाते हैं ना, तो हमें मालूम था कि इंडिया इज़ कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक्स। और एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, जब हम पिछले एक साल में ऐसा देख रहे हैं कि अनकंट्रोल जो अनियंत्रित मधुमेह की बीमारी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ये मरीज़ भी बहुत लार्ज नंबर में है, बल्कि 30 to 40% मैं बता सकता हूँ जो जिनको डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ से हो रहे। इसके कारण तो मल्टीपल है। देखिए, अनलाइक टाइप 1 डायबिटीज़, हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो एग्जैक्ट कारण है, इटियोलॉजी है, वो किसी को अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बताते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, फैमिली में भी रन हो रहा है ये डायबिटीज़, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फैट माल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे मल्टीपल फैक्टर्स है जिस कारण से ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है। जिनका डायबिटीज़ है वो अनियंत्रित हो रहा है डेस्पाइट टेकिंग मोर देन और इक्वल टू 3-4 मेडिसिन्स। और ये लगभग कितने % लोगों में होता है डॉक्टर? कितने देखने को मिलता है अनकंट्रोल्ड? देखिए, अनकंट्रोल्ड एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, डायबिटीज़ क्यों होता है बेसिकली। देखो, अगर 100 साल के पीछे हम जाके देखते हैं, जो साइंटिस्ट थे, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम था। 1914 की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बच्चे जो लोग अडल्ट थे वो मर जाते थे, क्योंकि कारण नहीं मालूम था कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है। कारण तो एग्जैक्टली मालूम नहीं था। जब साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके बताया कि ये इंसुलिन ही कारण है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी कम मात्रा में जब होती है और उस कारण से ये डायबिटीज़ होता है, और उसके बाद जब इंसुलिन आने लगा तो बहुत लोग बचने लगे, लंबे समय तक जीने लगे। तो मैं अब ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए, जो बीटा सेल्स जो बताते हैं, जो पैनक्रियाज में रहते हैं, इनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वर्क एबिलिटी है, वो कम होती जाती है विथ एज। एंड मल्टीपल फैक्टर्स है, डाइट है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, एंड स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइटरी हैबिट्स हमारे डिफरेंट हो चुके हैं, और एक्सरसाइज तो ना के बराबर है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंजुरी टू बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो होते हैं, जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, वो इंजूर हो रहे धीरे धीरे धीरे। और जिस दिन डायबिटीज़ होता है लोगों को, तो समझिए कि 50% सेल्स बचे हैं। और जिस दिन उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मेडिसिन तो लेते जा रहे हैं, लेकिन जब इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब समझ लीजिए कि उनकी जो बीटा सेल्स है 10% लेवल पे बैठी है।
ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ आज भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी तो है ही, लेकिन अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है। थोड़ा बताइए, लोग ये सोचते हैं कि ठीक है शुगर थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेवल ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शरीर के बाकी अंगों को कितना नुकसान पहुंचाती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, और ख़ास तौर ये है कि क्योंकि देखिए डायबिटीज़ तो 1 साल 2 साल की तो बीमारी नहीं है, 10 साल 50 साल 100 साल की बीमारी है, और उससे भी अगर 1000 साल भी देखते हो उसमें भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है कि डायबिटीज़ लोगों को होता था। तो लोग समझते हैं कि हम तो ये मधुमेह बीमारी को तो सब कुछ जानते हैं, और लोग यही भी समझते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब ये है कि शुगर लेवल हाई होना और उसके लिए दवाई लेना होता है, और दवाई लेने के साइड इफ़ेक्ट से या दवाई लेने के कारण से शुगर डाउन नहीं होना है, ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर जब ज़्यादा होता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, और इसकी अपने आप में साइड इफ़ेक्ट्स होती है। सारे सेल्स को ये इंजूर करता है, और सारे सेल्स को मतलब इट रिजल्ट्स इन इंजूरिंग टू दी सेल्स। तो उसकी क्षमता जो होती है, काम करने की एबिलिटी होती है, वो सेल्स की कम होती है। जैसे बहुत लंबे समय तक अगर शुगर है, दवाई लेने के बावजूद भी है, तो वो किडनी फेल्यूर करता है, प्रोटीन यूरिया होता है इनिशियली, देन किडनी फेल्यूर होता है, या ब्लाइंडनेस कर सकता है, रेटाइनोपैथी बताते हैं। हार्ट डिसीज़ जो खून के नस, वैस्कुलोपैथी बोलते हैं, जो खून के नस में ब्लॉकेज होता है और हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस की अटैक हो सकता है, या जो पैर के खून के नस ब्लॉकेज होते हैं तो इनिशियली हम बताते हैं कि दर्द हो रहा है चलते ही, तो क्लॉडिकेशन बोलते हैं, और सब्सिक्वेंटली ब्लॉकेज होने के बाद गैंग्रीन हो सकता है या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट ये ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी से होता है, और ये सेल को इंजूर करता है। जैसे न्यूरोपैथी भी होता है, सेंसेशंस कम होते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज के कारण से होता है। ठीक है। और डॉक्टर पॉल, कई लोग ऐसे हैं जो दिखने में फिट लगते हैं, थिन लगते हैं, तो वो मान लेते हैं, उनके घर वाले भी और वो खुद भी मानते हैं कि नहीं हम तो फिट हैं, हम तो थिन हैं, तो इसलिए हमें डायबिटीज़ नहीं हो सकती, और भी कई बीमारियां जो नहीं हो सकती। तो ये जो थिन फैट फिनोमिना है, उनमें भी कई बार डायबिटीज़ देखी गई है। तो ये फिनोमिनन क्या है, ये और कितना खतरा होता है पतले लोगों को भी? ये आपने तो एग्जैक्टली भारत का या खासतौर एशियन पॉपुलेशन की जो डायबिटीज़ को आपने डायरेक्टली हिट किया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स है भारत में, मैं बताना चाहता हूँ, जो आप समझ लीजिए कि 90% पेशेंट जो है जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है, और वो भी डायबिटीज़ या अनकंट्रोल डायबिटीज़ से आते हैं। अगर हम ये वर्ड डालते हैं गूगल सर्च में या कोई भी सर्च इंजन में, इंटरनेट में, थिन फैट इंडियंस, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। और ये थिन फैट इंडियन होता क्या है? थिन का मतलब है कि दे आर नॉट ऑब्वियसली लुकिंग फैट, और फैट वो होता है जो थिन फैट, फैट का पार्ट वो होता है जो सेंटर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जो फैट डिपॉजिटेड है। और ये सेंटर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ये बताता है कि जो ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, पैनक्रिया समझिए, लीवर समझिए, जैसे लंग समझिए, ये सारे जगह फैट अक्यूमुलेट होता है। और ये सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब दिखने में तो वो थिन लग रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट लुकिंग फैट ओबेस, है ना। तो ये खासतौर इंडियंस में ही ऐसा है जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिन लोगों में थिन फैट इंडियंस बोलते हैं, जहाँ विसरल एडिपोसिटी या एब्डोमेन, पेट में जो चर्बी या आप बताते हैं फैट एक्सेस डिपॉजिट होता है, ये बहुत कॉमन है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है डिस्कशन के लिए कि बहुत सारे पेशेंट तो मोटापा है, उनको तो डायबिटीज़ भी होता है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, लेकिन खासतौर इंडियन पॉपुलेशन में ये देखा गया है जो लेस देन 27 BMI में भी बहुत लोग हैं जिनमें ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं आता है। यानी समझे तो सिर्फ खाने पीने और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी नहीं है डायबिटीज़, मेटाबॉलिक और कहीं ना कहीं हार्मोन से जुड़ा हुआ अगर उनमें गड़बड़ है तो भी डायबिटीज़ होती है। इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा कि मुझे भी बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि कुछ लोग हम जैसे हमने चावल रोटी खा लिया और उसके बाद उन्होंने 2 घंटे के बाद अपना शुगर चेक कर लिया और देखा कि एक कोई पेशेंट में हो गया 100 mg/% और जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में हो गया है 200 mg/%। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ डाइट
रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाइट रिलेटेड ही प्रॉब्लम होता और हम डाइट मॉडिफाई कर लेते तो ये बीमारी ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। देयर इज़ लॉट ऑफ रिलेशन टू से द नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, रिलेटिव डेफिशिएंसी हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इंसुलिन कम नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो पेशेंट्स है जिनमें इंसुलिन कम नहीं होता, इंसुलिन रहता है बट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब जब इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों मिलके खून के नस में से जा रहे हैं और सेल्स का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन सेल्स अपनी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, और इसको बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप एक भाषा में ये बोल सकते कि इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है, हो सकता है इंसुलिन ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं पेशेंट क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेफिशिएंसी। मतलब इंसुलिन तो है लेकिन दरवाज़ा, सेल्स का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और उसके कारण से ग्लूकोज और जो इंसुलिन है दोनों भी सेल्स के अंदर जा नहीं पा रहे। दिस इज़ नोन एज रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और अब उस शब्द पे आते हैं जिस पर हम आज और गहराई से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इससे तमाम लोग घबराते हैं, वो है सर्जरी। तो जब हमने मेटाबॉलिक सर्जरी को डायबिटीज़ से जोड़ा तो थोड़ा सा क्या आप लोगों में भी कुछ सवाल उठे थे क्या मन में कि डायबिटीज़ और सर्जरी से ख़त्म ये कैसे होगा? देखिए, मैं तो एज ए सीनियर डॉक्टर काम कर रहा हूँ, मोर देन 10-11 ईयर्स हो गया एम्स में। तो मोर देन 10 ईयर्स से तो हम जो मोटापा का तो सर्जरी कर ही रहे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। और जहाँ तक आपने भी मुझे पूछा सर्जरी से लोगों को डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है डरने की। वो बहुत जैसे 50, 60, 70 ईयर्स की ओल्ड स्टोरीज़ है जो बताते हैं कि सर्जरी मतलब कुछ घबराना होता है, लेकिन लोग तो अभी ओपन है, दे आर ऑल इंटेलिजेंट। जैसे मेरे पास आने के पहले वो लोग ऑलरेडी गूगल सर्च में या बहुत सारे इंटरनेट सर्च में सारा डिटेल लेके पढ़ाई करके आते हैं, और अगर हम बता भी देते हैं कि सर्जरी के बारे में तो समझिए कि वो और 2-3 डॉक्टर्स को पूछेंगे, 2-3 लोगों को पूछेंगे, या हमने खुद जो उनको सर्जरी किया है वो पेशेंट्स को भी मिल के उनसे बात करके आते हैं। सो जहाँ तक सवाल जो सर्जरी और सर्जरी रिलेटेड डर की बात कर रहे थे, वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत है लोगों में। दूसरी बात ये है कि क्या ये नई चीज़ थी जो आप पूछ रहे थे कि या सर्जरी वगैरह, जहाँ तक मुझे आप पूछेंगे तो 1995 में कोई कुछ सर्जरी के बाद एकदम डायबिटीज़ ठीक होने लगा। तो वो लोगों ने ये जो फॉरेन पेपर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पेपर से, तो उन्होंने एक सवाल डाल दिया कि क्या डायबिटीज़ ये सर्जिकल डिसीज़ है। हम अभी तक तो सोचते आ रहे थे कि दवाई देना है, दवाई लेने से शुगर कंट्रोल में रखना है, मतलब और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर डाउन नहीं होना, ये तो सोचते जा रहे थे, लेकिन क्या सर्जरिकल डिसीज़ है और सर्जरी ही इसकी ट्रीटमेंट थी एक्चुअली, और हम सब मेडिसिन के तरफ जा रहे हैं। तो ये सवाल 1995 में डाला था। तो 2005 से 2015 तक बहुत सारे अमेरिकन पेपर्स है, यूके के पेपर्स है, बहुत सारे एशिया पैसिफिक के पेपर, जापान ताइवान से पेपर्स है, मिडिल ईस्ट की भी पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स आने लगे कि सर्जरी से ये बीमारी ठीक हो रही है। तो 2015 में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने, जिनका जैसे एशियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, 27.5 BMI के ऊपर है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनको सर्जरी करना है करके गाइडलाइंस में डाल दिया। तो क्या हम कुछ नई चीज़ कर रहे हैं? हम कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे, हम तो ये सर्जरी करते आ रहे। देयर इज़ नथिंग नॉवेल्टी इन दिस सर्जरी। दिस सर्जरी सर्जिकल टेक्निक इज़ वेरी वेल नोन। बहुत सारे पेपर्स है, अगर मुझे आप पूछेंगे तो 140 पेपर तो मैं वैसे आपको बता दूंगा, उतने रेफरेंस से उतने सर्जरीज हुए। हमने जो किया है हल्का सा मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है सर्जरी को, ताकि द पेशेंट वुड वॉक आउट आफ्टर द सर्जरी एट द एंड ऑफ 2 days, और कॉम्प्लिकेशंस कम है उनमें, एंड सिंप्लिसिटी द सर्जरी एंड द सर्जरी रिलेटेड इश्यूज जो है बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, और सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। जैसे हमने सर्जरी शुक्रवार सर्जरी कर लिया फॉर एग्जांपल, 2-3 घंटे के बाद सर्जरी ख़त्म होगी, पेशेंट अपने आप वॉकिंग करने लगेंगे, ऑब्वियसली विद सपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, फर्स्ट हावर या 2 घंटे के बाद चलने लगे। और रात में लेस देन 10 ईयर्स की डायबिटीज़ है, लेस देन 15 साल की डायबिटीज़ है, तो रात तक या मिडनाइट में उनका शुगर्स नॉर्मल आने लगते हैं। जो 22 साल का भी डायबिटीज़ को हमने सर्जरी कर चुके हैं, उनका 2-3 दिन के बाद शुगर नॉर्मलाइज होने लगा। तो सर्जरी
क्या रिस्की है? आंसर अगर ये पूछेंगे मुझे तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अगर एक्सपीरियंस सर्जन से सर्जरी करवा रहे हैं, उनकी टीम होती है, सेटअप होती है, उनके सिस्टम इनॉकुलेटेड होता है, प्रोटोकॉल्स वेल डिज़ाइंड रहते हैं एंड फॉलोअप्स आर आल्सो वेल प्लान रहते हैं और हमेशा आप जुड़े रहते हो सर्जन सर्जिकल टीम से, तो ये रिस्की सर्जरी नहीं है, कोई नई सर्जरी नहीं है, इट इज़ वेल एस्टेब्लिश सर्जरी है एंड इट इज़ रियली अ गिफ्ट गिविंग। जैसे आपने लास्ट में वर्ड यूज़ किया, क्या ये मैजिक बुलेट है? ऐसा मत समझिए कुछ भी मैजिक बुलेट, लेकिन एक्सपीरियंस सर्जन के तरफ से आप सर्जरी करवा रहे हो और ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ से अगर आप छुटकारा पा रहे हो, अगर समझिए कि अच्छा खासा डायबिटीज़ फ्री लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी आपको 10-15 साल तक, देन इट इज़ रियली वंडरफुल थिंग एनीबडी कैन। तो अब लोग ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये सर्जरी करती क्या है, क्योंकि पेनक्रियास को तो कोई छूता नहीं, तो करती क्या है, ऐसा होता क्या है जिससे शुगर कंट्रोल में आ जाती है? ठीक, ये तो बहुत अच्छा आपने पूछा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ दो तरीके के हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। मोटा मोटा सा मैं बताना चाहता हूँ सिंप्लीफाइड वे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस करने की सेल्स नहीं है, मतलब देयर इज़ नो बीटा सेल्स और ऑल द बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो उनको इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है अंदर, सेल्स ही नहीं है। तो दीज पीपल, टाइप 1 डायबिटीज़ पीपल विल नॉट सर्वाइव विदाउट इंसुलिन सप्लीमेंटेशन। तो बिना इंसुलिन इंजेक्शन से, इंसुलिन ना देने वो बचते नहीं हैं, दे विल नॉट सर्वाइव। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें इंसुलिन है, हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में है, रिलेटिव डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो, जैसे है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। तो सवाल ये है, तो क्या आपने कौन सी नई चीज़ या कौन सी जो मेडिकल फैटर्निटी जो 10, 20, 30 साल में कर दिया ऐसा कि बहुत सारे लोग सर्जरी के तरफ भी आ रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो मेटाबॉलिक सर्जरी जो हम कर रहे हैं, ये सर्जरी पैनक्रियाज पे नहीं हो रही है, ये हो रही है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्टमक को हम छोटा करते हैं, ट्यूब में फैशन करते हैं और छोटे आंत को जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि खाना जो है स्टमक, जो ट्यूब वाला कंस्ट्रक्टेड स्टमक है, उसमें से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जो बाकी जो स्टमक रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टमक है, डिओडिनम है, जो रेस्ट पार्ट है, जो इनिशियल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो ये बाईपास हो जाता है। सो फूड डायरेक्टली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद कुछ हार्मोन से, जैसे GLP-1 हार्मोन बताते हैं, पेप्टाइड YY हार्मोन बताते हैं, ये कुछ हार्मोन की बात कर रहा हूँ, ये सर्ज होने लगते हैं, इंक्रीज होते हैं, उससे इंसुलिन की क्षमता, एबिलिटी बढ़ जाती है, काम करने लगता है। बेसिकली मैं अभी तक जो बता रहा था आपको कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है सेल का, जहाँ तक इंसुलिन नहीं जा रहा, ये दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक एंड जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन, जो आंते की बात कर रहा था, डिओडिनम, उसमें भी कुछ हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स जो क्या कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुलने के लिए नहीं छोड़ रहे, दबा के रखे जोर से, वो शांत हो जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। एग्जिस्टिंग जो इंसुलिन है, जो ऑलरेडी इंसुलिन जो है सर्कुलेटिंग बॉडी में, वो काफ़ी है, उसी से ज़िंदगी चल जाती है विदाउट मेडिसिन एंड मतलब लाइफ लाइक नॉर्मल पर्सन। और डॉक्टर, अभी भी लोग जो मेटाबॉलिक सर्जरी है, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, और जो ओबेसिटी से जुड़ी सर्जरी है, ज़्यादातर लोग इसे एक ही मान लेते हैं, और कैसे इसका फ़र्क समझा जाए, और क्या जो मेटाबॉलिक सर्जरी जो कि डायबिटीज़ के लिए है, वो क्या सिर्फ मोटे लोगों में ही होती है? क्या इसे लेकर अभी भी कुछ मिथ्स हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। आप बहुत लोग सुना होगा कि वेट लूजिंग मेडिसिन आए हैं, तो अगर आप ये सारे मेडिसिन जो है 10-20 साल के ही इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिन है, अगर आप देखोगे ना कि जो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन इंट्रोड्यूस किए थे, उसका साइड इफ़ेक्ट था वेट लॉस, और उसको उन्होंने प्रमोट करने लगे कि वेट लॉस मेडिसिन है करके। मैं जस्ट इसी की करोलरी बताना चाहता हूँ, कैसे मेरे सोच में भी आई थी। हम तो ओबेसिटी, जो मोटापा का तो सर्जरी करते थे, वेट लॉस की सर्जरी, और जब हमें मालूम हो गया कि इससे शुगर कंट्रोल हो रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है, तो हम डायबिटीज़ के लिए भी सर्जरी करने लगे। बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी और जो डायबिटीज़ है ना, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या सर्जरी दोनों के लिए सेम है? मैं ये बताना चाहता हूँ, दे आर लिटिल डिफरेंट एंड मॉडिफाइड। अगर एट लार्ज ले लोगे 90% अगर पूछोगे सेम है,
सिमिलर है, बेसिकली आई वांट टू से सिमिलर है। और जो 10% हल्का सा डिफरेंस इसलिए करते हैं कि देखो, जैसे मैडम आपने पूछ भी लिया था कि थिन फैट इंडियंस, उनका तो वजन ज़्यादा नहीं है, और इस सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि 20 to 30% वेट लॉस होगा फर्स्ट ईयर में ही। ओके, और उसके बाद एट द एंड ऑफ 8 या 10 ईयर्स आप अगर मुझे पूछोगे तो कि वेट क्या था, तो उसका जो पहला वजन था सर्जरी के पहले उससे -10% रह सकता है। जैसे समझिए कि द पेशेंट वाज 60 kgs, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ही विल बी 60 - 6 kgs हो सकता है। जैसे 80 kgs था तो -10 kg भी हो सकता है। सो सम वेरिएबिलिटी विल बी देयर, 10 to 15 किलोज ऊपर नीचे। एंड लोग उसको प्रिफर भी करेंगे कि मेरा एक्स्ट्रा जो वेट इधर उधर है वो नहीं चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, सुंदर दिखना चाहता हूँ, एंड दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ विच ही हैज़ गॉट बैक ही वुड नॉट। सो बेसिकली सर्जरीज 90% दे आर वेरी सिमिलर। हम मेटाबॉलिक प्रोफाइल के हिसाब से ये सर्जरी डिज़ाइन किए रहते हैं। जैसे स्टमक का ट्यूब जो होता है मतलब टाइट फिटिंग रहता है, नॉट रियली टाइट फिटिंग, मतलब इट इज़ फिटिंग स्मॉल रहता है इन ओबेसिटी पेशेंट्स, एंड ये जो डायबिटीज़ में हल्का सा बड़ा करते हैं। और जो इंटेस्टाइन की बाईपास जो होते हैं, लेंथ ऑफ बाईपास बोलते हैं, जैसे ओबेसिटी में हम करीबन 200 सेंटीमीटर तक रखते हैं बाईपास, डिपेंडिंग ऑन द BMI बॉडी मेटाबॉलिक रेशियो होता है। ओके, तो उस हिसाब से करते हैं। और डायबिटीज़ में क्या करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे BMI भी एक क्राइटेरिया होता है, HbA1c क्राइटेरिया होता है, बाद में एज ऑफ द पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, ये ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और C पेप्टाइड लेवल्स होते हैं। ऑर्गन डैमेज कुछ हुआ है, जैसे प्रोटीन यूरिया लीकेज हो रहा था किडनी से, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनकी एक्टिविटी देखते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या पेशेंट इंसुलिन ले रहे थे, ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। और उस हिसाब से द बाईपास लेंथ जनरली बिटवीन 160 to 200 सेंटीमीटर में रखते हैं बाईपास के लिए। ठीक है, तो अब जो प्रैक्टिकल सवाल है वो यही है कि किस पेशेंट को सर्जरी के लिए सोचना चाहिए? क्या हर डायबिटीज की सर्जरी करा सकता है या कुछ मेडिकल क्राइटेरिया होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बल्कि डायबिटीज़ तो हर घर में है और घर घर में भी है। तो क्या मुझे अभी डायबिटीज़ हुआ तो मुझे सर्जरी करना है? नहीं। देखिए, जब भी डायबिटीज़ आ रहा है, प्री डायबिटिक बताते या डायबिटीज़ हो गया प्रूवन है, और डॉक्टर साहब को भी आप मिल चुके हो और उन्होंने दवाई भी शुरू करना है करके बताया, तो फर्स्ट थिंग जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुरू होती है, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस रिलीविंग ऑल मॉडिफाइंग एक्सरसाइज जो है, मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन्स, जो मुंह से लेने वाली दवाई होती है, बहुत सारे दवाई है तो वो होती है। और उसके बाद आता है इंसुलिन इंजेक्शन। और ये जब सारे चीज़ हुए हैं, मतलब HbA1c मोर देन 7.5, परसिस्टेंटली मोर देन 7.5 फॉर एटलीस्ट 2 years, मतलब 2 साल का तो मिनिमम बीमारी है उनको, दवाई 3 से 4 या उससे ज़्यादा ले रहे, इंसुलिन ले रहे या नहीं ले रहे वो बात की बात है। जब ये क्राइटेरियाज फिट हो रहे अपने आप को, मतलब द पेशेंट इज comes fitting under the criteria of uncontrolled diabetes, where HbA1c is more than 7.5, he is taking more than or equal to 3 anti-diabetic medicines with and without insulin, और एटलीस्ट 2 साल का डायबिटीज़ है। एटलीस्ट 2 साल का डायबिटीज़, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 2 साल हो गया मुझे अभी तुरंत सर्जरी चाहिए, ऐसा नहीं है। इट शुड बी परसिस्टेंटली अनकंट्रोल्ड फॉर एटलीस्ट 2 years, और इन लोगों के लिए ये सर्जरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या ये बताने के बाद इज़ द सर्जरी अ लास्ट ऑप्शन? नहीं, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्जरी इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप ये, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है का मतलब ये है कि अगर आप मेटाबॉलिक सर्जरी नहीं होता है और जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स है कंप्लीटली ज़ीरो हो जाते, मतलब कि प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं है, देन पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करके, विच इज़ ह्यूज मॉर्बिडिटी इन्वॉल्विंग सर्जरी, तो वो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो हम जो मेटाबॉलिक सर्जरी कर रहे, वी आर इन्वेस्टिंग आवर हेल्थ ऑन एग्जिस्टिंग सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। ठीक है। और डॉक्टर, एक डर भी लोगों के मन में होता है कि क्या मैंने सर्जरी करा ली तो क्या उसके बाद भी डायबिटीज़ वापस आ सकती है? इसे कैसे देखे समझे, और कितना जो फॉलो अप है या डाइट है या लाइफस्टाइल है, इन सब का रोल कितना होता है?
देखिए, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्या सर्जरी रिस्की है, ये आपका पहला सवाल, इसके पहले सवाल था। और ठीक है, मैं रिस्क लेने को भी रेडी हूँ और मैं सर्जरी भी कर लूँगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग क्या है इसका, मतलब क्या ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सर्जरी है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन दिस मॉडर्न एरा हमारी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। और कितने सालों तक ये सर्जरी टिक सकता है। अभी तक देखिए, मैंने जैसे बताया कि देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ पेपर्स जो आ गए 2005 से 15 के बीच में, एंड दे हैव गिवन 10 ईयर्स ऑफ 10 साल तक की जो उनकी फॉलोअप की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 100 में से 80%, मतलब 83% है उनका नंबर, 80% ही समझ लीजिए, 100 में से 80 लोगों का जो शुगर था, नॉर्मल था, डायबिटीज़ फ्री थे वो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये रिसर्च से हमें मालूम होता है कि इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल। एवरीथिंग अगेन लाइफस्टाइल डिपेंडेंट। देखिए, अगर भारत, आप समझते हो कि वर्ल्ड इज़ ए होम समझिए, हाउस समझिए, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया फॉर्म्स द किचन एंड द हॉल ऑफ हाउस। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत कंट्रीज़ में भी गया हूँ, यूएस गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, बहुत सारे जगह गया हूँ, द बेस्ट फूड अगर आपको मिलना है वो इंडिया में ही मिलता है। एंड यू नो, वो दिवाली दशहरा पे मुझे खाना है लड्डू, मुझे मिठाई खाना है, तो वो तो होगा ही ना, सबको ही होगा। तो इफ़ आई हैव टू गो बैक टू दैट काइंड ऑफ ईटिंग फूड, वो जनरली पॉसिबल है 6, 7, 8, 9, 10 महीने के बाद ग्रेजुअली, क्योंकि इंटेस्टाइन अडाप्ट होता है, क्योंकि वो सेट ही ऐसा है कि अगर शुगर सिरप्स ले लेंगे, शुगर कैन जूस फॉर एग्जांपल ले लेंगे इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, तो उनको सम अनकंफर्टेबल फील आने लगेगा, जैसे लूज मोशन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता, स्वेटिंग हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, ये कनेक्शन है उसके। तो ये आदत बदलने वाली एक चीज़ है अंदर। तो इसको हम मतलब इसको बियॉन्ड जाके ने हम फिर से वही मिठाई खाएंगे, लेट मी गो बैक टू द सेम कार्बोहाइड्रेट ईटिंग फूड, वो फास्ट फूड वगैरह जाएंगे, दैट इज़ लिटरली शुड नॉट गो बैक, क्योंकि इससे मतलब आपको डिसएडवांटेज है, वापस डायबिटीज़ आ सकता है। ड्यूरेबिलिटी तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल आप कितना मॉडिफाइड रखेंगे, अच्छा रखेंगे फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तब तक, मतलब सर्जरी इज़ लाइक मैरिज बेसिकली, एंड इफ़ द पार्टनर हैज़ टू स्टे लाइफ लॉन्ग, तो आपको सही रहना है, मॉडिफाइड मतलब गुड हैबिट्स के साथ रहना है, तो एज मैरिज इज सस्टेन्ड लाइफ लॉन्ग, तो सर्जरी भी सस्टेन्ड फॉर लाइफ लॉन्ग। लेकिन उसके आगे मैं बताना नहीं चाहता हूँ दूसरे वर्ड्स, लेकिन अगर लाइफस्टाइल मेजर्स ठीक नहीं जाते हैं, देन डायबिटीज़ में कम बैक। ठीक है, अब कॉस्ट की बात करते हैं, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं डॉक्टर। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म इंसुलिन या फिर कॉम्प्लिकेशन या हॉस्पिटल विजिट, ये सब कुछ मिलाकर अगर हम कंपेयर करें, तो इकोनॉमिकली कैसे इसे देखेंगे, कितना कॉस्ट हो सकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। मैं एक्चुअली ये सवाल मालूम नहीं क्या सही पर्सन को पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आता हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और एम्स दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल है, हाईली फंडेड हॉस्पिटल है, एंड इधर द सर्जरी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। बहुत लोगों ने सर्जरी कर लिया है अभी तक। तो लेकिन आपका सवाल दूसरा भी था कि देखो, परसिस्टेंट डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ से अपने आप में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे किडनी फेल्यूर है, हार्ट अटैक आने की चांस रहती है क्योंकि हार्ट के खून के वेसल्स ब्लॉकेज है, रेटाइनोपैथी जहाँ ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ रही है, या खून के नस ब्लॉकेज है पैर के, तो बाईपास या गैंग्रीन होने की चांस रहती है। सो ओवरऑल अगर आप समझेंगे कि हर जगह जाके इसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी करो या पैर की बाईपास सर्जरी करो, लेज़र सर्जरी करो, रेटाइनोपैथी के लिए, किडनी फेल्यूर के लिए ट्रांसप्लांट कर लो, दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। अगर वो सब देखेंगे, दिस सर्जरीज कॉस्ट इफेक्टिव बोल सकते हैं। मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और सारे जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थे वो पोस्टपोन हो गए। यू आर लीडिंग ए हेल्दी, हैप्पी, हेल्दी लाइफ। दैट इज़ व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप मुझे पूछोगे बाहर कितना कॉस्ट होता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ पेशेंट्स क्या होता है कि हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो 2-3 डॉक्टर से और पूछेंगे, 2-3 अस्पताल भी जाएंगे। मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने 8-10 लाख सर्जरी का ही कॉस्ट करके भी बता के भेज दिए थे।
तो उन्होंने वैसे तो सारे लोग जाते ही है सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए, तो वो वापस आने के बाद हमारे तरफ से तो सर्जरी कर लिया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, द कॉस्ट में भी समवेयर 8 to 10 lakhs आउटसाइड, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना कॉस्ट होता है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी है, क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज से किडनी फेल्यूर के बाद ट्रांसप्लांट कर लेना है। हाँ, तो डायबिटीज इज गोइंग टू वर्सन आफ्टर द ट्रांसप्लांट। मैं ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ अपने एम्स में, तो दूसरे भी सर्जरी करते रहो। CABG जो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, जो हार्ट के खून के नस जो हार्ट अटैक के बाद करते हैं, वो कर लो। दीज आर नॉट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। वो सर्जरी अपने आप में रिस्क में भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट दे आर कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी। अगर देखना है तो मेटाबॉलिक सर्जरी मैं बताता हूँ कि रिस्क ज़्यादा मत समझिए, गो टू एन एक्सपीरियंस सर्जन। सर्जरी कर लेने के पहले 10 और सर्जन्स को या डॉक्टर्स को पूछ लीजिए, और उन्हीं के जो अगर पेशेंट्स है तो उन्हीं से भी बात कर लीजिए कि क्या था आपका एक्सपीरियंस बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर द सर्जरी एंड आफ्टर द लॉन्ग फॉलोअप की सर्जरी टीम कैसे प्लान्ड है। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाउ स्ट्रिक्टली दे आर फॉलोइंग अप एंड कॉम्प्लाइंस क्या है, मतलब हमने कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमने फ़ोन किया लेकिन कोई उठा नहीं रहा, ऐसे बात नहीं आना है। तो एक्सपीरियंस सर्जन की तरफ से अगर कर रहे हैं, मैं आई वुड टेल यू कि दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कहा है, उन्हें ध्यान में रखकर ही सर्जरी के लिए फैसला लेना है, और किसी एक्सपीरियंस्ड और अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लेकर कदम आगे बढ़ाना है सर्जरी की ओर। अगर अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ ऐसी स्टोरीज बताएं जिससे सर्जरी के बाद जिनकी ज़िंदगी बदल गई हो। मैं ऐसे बहुत सारे हैं अराउंड, देखिए 120 पेशेंट्स जो मोटापा के सर्जरी, हमने 1 साल की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे साल की तो बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 1 साल में 120 प्लस सर्जरीज हमने कर लिया है मेटाबॉलिक, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के लिए आए थे अराउंड 47 पेशेंट्स किया है, करीबन 40 भी समझ लीजिए आप। तो उन लोगों में से कुछ लोग हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक है, उसके बाद कोई एक पेशेंट था मुरादाबाद से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो बात कर रहा हूँ, वो दे आर वेरी एक्टिव पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर सोशली वेल कनेक्टेड पीपल होते हैं, बहुत काम करना होता है। उनकी ऐसी हुई थी कि उन्होंने कुछ रेफरेंस से मेरे पास आए थे, और मुझे यही बताया गया था कि 16 साल का डायबिटीज़ है और 4 मेडिसिन तो ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन अभी वो इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए बता रहे हैं, और इंजेक्शन से मुझे डर लगता है, क्या चांस है करके। तो और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब मुझे पूछे कि मतलब आने की कब आ सकते हैं और क्या क्या जांच होती है, कब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद हम डिस्चार्ज होते हैं, और उनकी लाइफ जो होती है ना, बहुत एक्टिव सोशल लाइफ होती है, जो मतलब बहुत लोग आते हैं अपने समस्या लेके, सॉल्यूशन लेके, क्योंकि उनको प्रेजेंट भी करना होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो ये था वेडनेसडे, मैं बताना चाहता हूँ जुलाई लास्ट वीक का। तो वेडनेसडे भी उन्होंने एक पार्लियामेंट में एनेक्स बिल्डिंग में उनका मीटिंग भी था, मीटिंग भी अटेंड कर चुके थे वो। तो शाम ऑन वेडनेसडे वो आए थे, वेडनेसडे उनकी स्लीप स्टडी हुई थी, अगले दिन उनकी इकोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोपी हुई थी, लीवर का स्कैन बोलते, फाइब्रो स्कैन हुआ था। तो उसके बीच में भी वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, इवन थर्सडे भी उन्होंने मीटिंग अटेंड किया था, और फ्राइडे सर्जरी हो गई थी उनकी। सर्जरी 2-2.5 घंटे के बाद उनको वॉकिंग भी करवाया गया था। शाम में तो उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया था, सैटरडे उन्होंने मीटिंग अटेंड किया था, अपना ही ड्रेस पहन के वो वॉकिंग किए थे, यूरिन अपने आप पास कर किए थे। उसके बाद शुगर तो नॉर्मल हो गया था उसी रात से, एंड ही वाज ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन। उनको हमने संडे डिस्चार्ज के लिए बताए थे, लेकिन ये एक्सेप्शन पेशेंट थे जो एक दिन और रुकना चाहते थे, वो उनके ही कुछ कारण से, तो वी डिड नॉट हैव एनी, क्योंकि वो प्राइवेट वार्ड में एडमिटेड थे। मंडे वो डिस्चार्ज हुए थे। तो ये एक स्टोरी है। उसके बाद भी है मुरादाबाद से, जो 16 साल का डायबिटीज़ है, हाई डोजेस ऑफ इंसुलिन लेते थे, 64 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, वो भी ठीक हुए हैं। रिसेंटली हमने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ का जो हमने सर्जरी किया वो 22 साल का डायबिटीज़ है, 65 ईयर्स ऑफ एज था पेशेंट का, 22 साल का डायबिटीज़ ऑन इंसुलिन। तो ये भी एक उनका भी शुगर्स नॉर्मल है। मैं ये बताना चाहता था इस पेशेंट स्पेसिफिकली जो 22 साल का है और 10 साल का, 16 साल का, इनमें ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, 2-2.5-3 घंटे की सर्जरी के बाद शुगर तो नॉर्मल होती है, जनरली 10-15 साल के डायबिटीज़ वालों की होती है,
और जहाँ तक 22 साल का डायबिटीज़ है या बहुत सालों से वो इंसुलिन ले रहे हैं, उन लोगों का शुगर्स ना जनरली 2-3 या 3-4 दिन के बाद नॉर्मलाइज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी के बाद आप तुरंत एंटी डायबिटिक मेडिसिन देंगे या इंसुलिन देंगे, वो नहीं करना है, क्योंकि वो शुगर डाउन हो जाता है, वो उसकी अपने आप में साइड इफ़ेक्ट है। आप हमें शांत रहना है। और जो फास्टिंग बोलते हैं और जो पोस्ट पैंडल बोलते हैं, पोस्ट पैंडल तो इमीडिएट इफेक्ट दिखने लगता है। जनरली जो फास्टिंग +15 वो पोस्ट पैंडल होता है, ये जो हमने देखा है। और जहाँ तक फास्टिंग कंट्रोल आते आते 3 महीने लग सकती है जो 22 साल का डायबिटीज़ के पेशेंट में। और जहाँ तक 10-15 साल के जो डायबिटीज़ है विदाउट इंसुलिन है, उनका तो जनरली ठीक हो जाता है, वो उनका कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। बेसिकली स्पेसिफिक केसेस में डॉक्टर्स जो सलाह देंगे उसे आपको फॉलो करना होगा सर्जरी के बाद भी। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अग्रेसिव नहीं होना है डायबिटीज़ की मेडिसिन देने में सर्जरी के बाद, क्योंकि वो शुगर डाउन होने के हाई चांस रहते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि उनका शुगर 80 से लेके नीचे जाना है, नहीं, वो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, शुगर डाउन के सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं करना है। हमें शांत रहना है, एटलीस्ट 3 महीने तक कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर मंजुनाथ पॉल जी, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो गया। आपने बहुत सारी जानकारी दी और सर्जरी किस तरह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, डायबिटीज़ से छुटकारा दिला सकती है, इसके बारे में बहुत कुछ बातचीत आपने की है और बहुत सारी चीज़ें साफ़ की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की बातचीत से एक बात बहुत साफ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे तो ज़िंदगी की क्वालिटी छीन सकता है। मेटाबॉलिक सर्जरी कोई चमत्कार नहीं, लेकिन सही पेशेंट पे एक साइंटिफिकली प्रूवन मेडिकल टूल है जो कॉम्प्लिकेशन से पहले ज़िंदगी को वापस पटरी पर ला सकता है। सबसे ज़रूरी बात, डर नहीं, अज्ञानता नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी और सही डिसीजन। इसी सोच के साथ आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।